नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आपका नेता में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मिट्टी की ओर जहां की फसल पर इस देश को नाज है, जहां की जमीन पर सोना उगने की हकीकत लहलहाती है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां के खुशहाल किसानों की तस्वीर दूसरे प्रदेशों के लिए मिसाल है। तो राजनीति की जमीन पर भी हरियाणा ने वट वृक्ष सरीखे नेता दिए हैं। दिल्ली की सरकार में हरियाणा का अक्स जरूर दिखता है। हमारे साथ हैं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पैदाइशी किसान हैं, तो राजनीति से इतर पेशेवर वकील भी। जानेंगे हम कि जनता की उम्मीदों पर किस हद तक खरे उतर पाए हैं हुड्डा, और हरियाणा के भविष्य को लेकर क्या है उनकी योजनाएं। इसी पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री का ताज उनके 32 साल के राजनीतिक जीवन की धरोहर है। आजादी के एक महीने बाद यानी 15 सितंबर 1947 को किलोई विधानसभा क्षेत्र के गांव सांगी में उनका जन्म हुआ था। पंजाब और दिल्ली विश्वविद्यालय से हुड्डा ने बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। पैदाइशी किसान और पेशे से वकील श्री हुड्डा ने क्षेत्रीय राजनीति से शुरुआत की, लेकिन संसदीय क्षेत्र में कूदने के बाद उन्हें लंबी छलांग मिली। 1991 में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला को हराकर धमाकेदार दस्तक देते हुए वो पहली बार संसद पहुंचे। 1996, 1998 और 2004 के लोकसभा चुनावों में लगातार दूसरी, तीसरी और चौथी बार जनता ने उन्हें सांसद चुना। 2005 में 10वें हरियाणा विधानसभा चुनाव में किलोई विधानसभा क्षेत्र से उन्हें रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिला। 4 मार्च 2005 को वो कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए। विधानसभा की 90 सीटों में से 67 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को मिला सरकार बनाने का आमंत्रण। 5 मार्च 2005 को हरियाणा के मुख्यमंत्री का ताज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिरमौर हुआ। कई दशकों से हरियाणा की राजनीति 3 लालों के बीच रही है, भजनलाल, बंसीलाल और देवीलाल। हालांकि चौधरी देवीलाल के न रहने के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की राजनीति में अपना झंडा बुलंद रखा, लेकिन उनके हाथों से सत्ता कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हाथों में लेकर अपने दमखम का एहसास कराया। लोगों ने जिन कारणों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद किया, उसमें उनके मददगार व्यक्तित्व की छवि सबसे ज्यादा पसंद की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मित्रों के बीच लाडले भूपी कहकर पुकारे जाते हैं। एक मित्र, एक नेता जिसने जनता के बीच से उठकर जनता की आवाज बुलंद की और लोकतंत्र के भगवान ने उन्हें पलकों पर बैठाया। उनका राजनीतिक इतिहास तो यही कहता है। चौधरी देवीलाल के खिलाफ पहला चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लड़े। मुकाबला तगड़ा था, लेकिन जीत भूपी की हुई और वो सांसद चुने गए। उनके मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व ने गलियों में भी विरोधी कम और साथी ज्यादा दिए। 1972 में उन्होंने पहली बार किलोई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद संभाला और शुरू हो गया पंजे के साथ वफादारी, समर्पण और संगठन को मजबूत करने का मिशन। इस बीच कई पूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रहीं और वो ब्लॉक से जिला और फिर राज्य की राजनीति में पहुंच गए। कार्यशैली को लेकर शासन प्रशासन के मिजाज में बदलाव की जनमानस की इच्छा को फलीभूत करने का संकल्प लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की बागडोर संभाली। उनके कई कामों ने उनकी छवि निखार भी दी। बिजली, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मयस्सर कराने के अलावा वो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस पहल भी कर रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य के कई शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जद में आते हैं। ऐसे में हरियाणा का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, इस सोच के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई योजनाएं बनाई। उन्होंने 5 सूत्रीय फार्मूले के तहत बिजली व्यवस्था सुधारने, राज्य की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और निवेश पर जोर दिया। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने को प्राथमिकता देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री। अब हरियाणा के विकास का पहिया शुरू हो गया है और विकास शुरू हो गया। लोगों में एक माहौल बना है पूरे प्रदेश में। जो लोगों का विश्वास उठ गया था, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो अब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य को पर्याप्त बिजली मिले, इसके लिए हुड्डा की टाटा, मुकेश अंबानी और एनटीपीसी से सार्थक बात हुई है।
इसके अलावा 2000 एकड़ में बनने वाले राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के लिए भी कई विदेशी विश्वविद्यालयों से मदद लेने के समझौते पर भी बात चल रही है। खास बात यह है कि हुड्डा ने 135 किलोमीटर की 6 लेन सड़क को स्वीकृति दी है, जो हरियाणा के कई शहरों को दिल्ली से जोड़ेगी। राज्य में रोजगार जुटाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। विश्व पटल पर भी हरियाणा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन राज्य में कन्या शिक्षा और भ्रूण हत्या जैसी रूढ़ियां यहाँ की विकासशीलता को कटघरे में खड़ा करती है। विकास के बहाव में गोते लगाती विकसित मानसिकता के जहन में आखिरकार क्या पल रहा है, जो नहीं चाहता कि नारी शक्ति हरियाणा की सरजमी पर पैदा हो। विकास के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को नारी के योगदान से गुरेज क्यों है? मल्लिका शेहरावत या कुछ ऐसे और नाम जो हरियाणा की भूमि से निकलकर ग्लैमर की चकाचौंध में अपना और प्रदेश का नाम चमका रहे हैं। उन्हें भी समाज से बगावत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ का समाज आज भी ऐसी रूढ़ता में बंधा है जहाँ लड़कियों को शिक्षा और आजादी लड़कों के बराबर नगण्य है। यही कारण है कि लड़की का जन्म किसी के चेहरे पर खुशी नहीं लाता। शिक्षा पाना भी उसके लिए काफी मुश्किल है। लड़कियों की यहाँ पर है कि लड़की ने पहले देना पर है तो लड़कियां पैदा होती हैं तो दहेज देना पड़ता है, इसलिए लड़कियों का पता चलते ही लोग सफाई करा देते हैं। लड़कियां यहाँ मुसीबत समझी जाती है। और लड़का की पूछ ज्यादा ये है कि भाई मेरे घर में आवे, पर ना कहीं स्कूल है ना ही कॉलेज है, तो पढ़ने का साधन नहीं है, इसलिए लड़कियां ज्यादातर खेतों में ही काम करती हैं। लड़कियों की उपेक्षा ने हरियाणा में 1000 पुरुषों के सापेक्ष 860 महिलाओं का अनुपात ला दिया है। भ्रूण हत्या का सिलसिला बेखौफ बदस्तूर जारी है। हालांकि इस सामाजिक अपराध को रोकने के लिए सरकारी प्रयास भी कभी कभार तेजी पकड़ लेते हैं, लेकिन जरूरी है कि लोगों की सोच बदली जाए। ऐसे में जन जागरूकता अभियानों की कमी बेहद खलती है। जिस तरीके से रेशो के मामले में महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है, इस विषय पे हमने देवी रूपक योजना, देवी रक्षक योजना नाम से 2 स्कीम शुरू की थी, ताकि ना केवल भ्रूण हत्याएं रोकी जाए बल्कि अनेक तरह की फैसिलिटीज दे करके ये प्रयास हमारी सरकार ने किया था। लगे होंगे लैब के अंदर किसी और वजह से आज टेस्ट हो रहे हैं, बट अंदर टेस्ट हो रहे होते हैं भ्रूण के लिए। कमाई के साधन बढ़ें, इसके लिए पुत्र की प्राप्ति बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट हरियाणा में चल रहा है। सबसे ज़्यादा मेरा मानना यह है कि भ्रूण हत्या का रेशो अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ गुड़गांव जैसे शहर में है। जागरूकता पहले पुरुषों में जरूरी है। भ्रूण हत्या तभी रुक सकती है जब एक बाप जागरूक होगा। भ्रूण हत्या ये बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा में। ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये हमारे समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। उन्होंने फैसला किया है दूसरी बेटी और उसकी माँ के नाम जन्म होगा दूसरी बेटी का, तो उसके और उसके माँ के नाम 5 साल तक 5000 रुपया प्रति वर्ष हम बैंक में जमा कराएंगे। लड़की होंगी उनको हम 55 साल से पेंशन देना शुरू करेंगे। उनके जहन को कैसे बदला जाए? जहाँ तक भ्रूण हत्या और गर्ल्स एजुकेशन की बात है, उनके जहन में जो चीज़ें हैं उनको कैसे? कंपैरेटिवली इम्प्रूवमेंट है पिछले वर्षों के कंपेयर में। अब के रेशो में इम्प्रूवमेंट है। बात अगर संपन्नता की जाए तो हरियाणा किसी से पीछे नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हरियाणा में विकास की गति बहुत ही धीमी है? पूछेंगे हम खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिक्षा, संसाधन और रोजगार एक सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी बेहद जटिल है। कई स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है और कहीं प्रधानाध्यापक नहीं। ऐसे में शिक्षा के मंदिर से क्या गुण लेकर लौटेगा देश का भविष्य, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन्हें देखकर देश प्रदेश के उज्जवल भविष्य की जो तस्वीर मन में उभरती है वो वास्तव में उतनी उजली नहीं है। हरियाणा के राजकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में प्राइमरी स्कूलों में 3521 शिक्षकों की कमी है और कई जिलों के 96 प्राइमरी स्कूलों में भी एक अध्यापक नहीं है। 357 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। सर्व शिक्षा अभियान में राज्य के सभी जिलों के प्राइमरी स्कूलों में सर्वेक्षण के मुताबिक एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में तो गणित और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों की किताबें ही नहीं खुलती, क्योंकि शिक्षक नहीं हैं। प्रधानाचार्य का पद रिक्त है
और 6 टीचर इसके अलावा और पद खाली है वो और 6 साल से फिजिक्स की पोस्ट खाली पड़ी है, केमिस्ट्री की पोस्ट भी 1 साल से खाली पड़ी है और इस बार स्पेशलाइजेशन में शायद पोस्ट भी यहाँ से फैकल्टी साइंस जो फैकल्टी है वो उठ गई है, क्योंकि जब लेक्चरर की पोस्ट खाली पड़ी है तो बच्चों ने एडमिशन नहीं हुए। हमारे यहाँ हेड मास्टर कम से कम भी 50% स्कूल ऐसे हैं जो बिना हेड के चल रहे हैं। मैथ का टीचर नहीं है। शिक्षा की बात आपने की तो आपने बहुत बढ़िया कदम उठाया कि आपने कई जो गलत तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी आपने उनको हटाया, लेकिन जो नहीं हटाया नहीं, शिक्षकों को हटाया नहीं हमने, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हमने तो नई शिक्षा, क्योंकि 60 विद्यार्थी पर एक शिक्षक था, हमने फैसला किया 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक, ताकि बच्चों को सही शिक्षा। लेकिन अभी भी जो स्कूल है जहाँ हेडमास्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ की हालत के लिए क्या सोच रहे हैं? मैं बताया ना 10 से लेके 11,000 तक नए शिक्षक हम भर्ती करने जा रहे हैं। एसएस जो वो परमानेंट होंगे या गेस्ट टीचर्स? परमानेंट होंगे। अच्छा। विकसित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक निवेश के लिहाज से हरियाणा को इस मुकाम तक लाने में किसानों का योगदान सबसे अहम है, लेकिन वर्तमान सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। इस साल सर्दी में पाले की मार से पीले सोने को नजर लग गई और सरसों की खेती तबाह हो गई, लेकिन सरकार ने खेतों की ओर रुख नहीं किया। मुख्यमंत्री हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र किलोई भी पाले की मार के बाद मुआवजे की उदासीनता झेल रहा है। इस साल सर्दी ने किसानों की फसल के साथ ही उनकी उम्मीदों पर वज्रपात कर दिया। पाला पड़ने से बड़ी मात्रा में सरसों की फसल चौपट हो गई है। हमारे यहाँ पाला पड़ा, उसमें सरसों के फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसकी उचित मतलब तौर पर हमारी सही गिरदावरी होनी चाहिए और जो नुकसान है वो हमारे को मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर में जो ये अपनी सरसों की फसल ली वो उस पर पाला पड़ गया, ये हमारी कैश मनी थी, कहीं से कुछ हमें कोई सहायता नहीं मिलती। हम तो भैया बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरसों का इतना सत्यानाश हो रहा है, इस बार सरसों लोगों ने ज़्यादा भी काश्त की थी, सरसों बिल्कुल पिट गई। एक बयान भी आज तक कांग्रेस की तरफ से, किसी हुड्डा साहब की तरफ से नहीं आया है कि हम किसानों को कोई राहत देंगे, कोई ब्याज में छूट देंगे, कोई लोन माफ़ करेंगे, कोई कंपनसेशन देंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में सरसों की खेती बहुत होती है। हाँ? लेकिन इस बार पाला इतना पड़ा कि वो खेती नष्ट हो गई, बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। तो उनकी समस्या से उनको छुटकारा दिलाने के लिए आपने क्या पहल की? हमने केंद्र सरकार को लिखा है कि इसको सरसों को हम प्रयास करेंगे इनका भी कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि पाले से जो नुकसान होता है नेचुरल कैलेमिटी रिलीफ फंड में वो कवर नहीं होता है। तो ये हमने लिखा है, हम प्रयास कर रहे हैं। पाला तो इस बार की समस्या हो गई, लेकिन किसानों के खेतों में पानी सुलभ होना अब तक उम्मीद ही बना हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में कई एकड़ खेत सरकारी पानी के इंतजार में हैं। जाहिर है किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं फाइलों में दम तोड़ रही हैं। पर दाना तो नहीं ना, पानी हम क्या करें, दाना ही नहीं हमारे खेतों में पानी आने के लिए। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर किसानों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि 3-3 साल से पानी नहीं है ताकि वो खेतों की सिंचाई कर सके। उनके समस्या के निदान के लिए क्या किया है? नहीं, ये तो आप ऐसी समस्या नहीं, जिस इलाके की बात कर रहे हो वहाँ समस्या नहीं है। ये पहली दफ़ा टेलों तक पानी पहुँचाया है हमने, और ये कोई गाँव नहीं कह सकता भाई हमने अब के पानी नहीं पहुँचा है। जहाँ पर नहर है, व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ टेल तक केवल उस इलाके की नहीं, आप महेंद्रगढ़ ज़िले तक, वो हमारे वहाँ से विधायक आप उनसे पूछ सकते हैं, उन गाँवों तक जो कभी पानी नहीं गया था वहाँ पर उस टेल पर भी पानी पहुँचाया है। लेकिन उसका सही समस्या का समाधान, जितना उपलब्ध पानी है हरियाणा में आज के दिन, उसका न्यायोचित बंटवारे के लिए हमने एक नई नहर का निर्माण का कार्य शुरू किया है, जिसके ऊपर कोई 260 करोड़ रुपए के करीब खर्चा होगा और वो 109 किलोमीटर के करीब लंबी नहर होगी। पूरे राज्य की नुमाइंदगी करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक है किलोई विधानसभा से, इसलिए यह क्षेत्र अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में भी आता है। लेकिन यहाँ के लोगों का अपना दर्द है कि पूरे प्रदेश के विकास की योजनाएं बनाने वाले हुड्डा अपने गृह क्षेत्र में विकास की गंगा को उस तेजी से क्यों नहीं बहा रहे हैं। किलोई विधानसभा क्षेत्र कई गांवों के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां कुल मिलाकर करीब 20,000 मतदाता इन गांवों में हैं। राज्य की राजनीति में देवीलाल चौटाला के निधन के बाद जाट समुदाय पर
असरदार साबित होने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला में काफी मशक्कत होती रहती है। दोनों दल इस क्षेत्र पर कब्जा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। किलोई क्षेत्र को इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ भी माना जाता है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1972 से 1991 तक के चुनावों में कांग्रेस लाख कोशिशों के बावजूद इस क्षेत्र पर असर नहीं दिखा पाई और हुड्डा 1982 और 1987 में इस क्षेत्र से विधानसभा का रास्ता तय करने में नाकाम रहे। 1991 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कृष्णमूर्ति हुड्डा यहां से जीते, लेकिन 1996 के चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर उन्होंने तत्कालीन समता पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल का समर्थन किया और वो जीत गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यह विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र का गांव सांघी उनकी जन्मभूमि है। प्रदेश को मुख्यमंत्री देने का गौरव पाए इस क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं भी अधिक हैं। लेकिन इसी विधानसभा के दूसरे गांवों में घूमने पर नजर आती है बेरोजगारी और खेती पर कुदरत की मार। सांघी और किलोई गांवों में भी ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं और सरकारी रवैये से लोगों की परेशानी भी साफ झलकती है। जो यहाँ के लड़के लड़कियां स्कूल में जाते सांघी पढ़ने, उनके लिए बसों की सबसे बड़ी समस्या है। इस सड़क का कोई सुधार नहीं, इसमें इतने खड़े हैं, इतनी तकलीफें हैं। हमारी बहु बेटियां हैं, ठोकरें लाग लाग कर पड़ जाती है, कभी मोटका फूट जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। कोई वो नहीं, सारी गलियों में देखो कीचड़ कीचड़ है। हमारे गांव की, दोनों गांव की कोई सड़क गलियां नहीं बन रही। हमारे गांव में हर गली खराब है, कोई भी गली मतलब चलने लायक नहीं है। आप खुद निरीक्षण कर सकते हो इसका। अच्छा, ना हमारा पीने का पानी है हमारे गांव के अंदर, वाटर सप्लाई है जो 6 साल से बंद पड़ी है हमारे गांव के अंदर, और ना कोई मतलब पशुओं का हॉस्पिटल है, वो भी बेकार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे यार नौकरी की है, बेरोजगारी की है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो अब उनके इलाके में ही हाल है, तो वो बाकी का अंदाजा आप स्वयं लगा लें। जब हम गए हरियाणा, हमें स्थितियाँ कमोवेश एक जैसे ही लगी जैसे पहले थी, अब भी वही लग रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैंने बताया ना, स्थिति बदली है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लोगों में विश्वास पैदा हुआ है, विकास शुरू हुआ है, और जो मुद्दे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपने किए थे उन पर अमल शुरू हुआ है। बहुत से फैसले हमने लिए हैं, जैसे मतलब शुरू में हमने महिला सशक्तिकरण का है, शिक्षा के ऊपर खास हमने डाला है, बिजली का, पानी का, बहुत सारे हमने फैसले जो हर वर्ग से कनेक्टेड हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल मात्र 10 महीने का है, लेकिन किस हद तक खरे उतर पाए हैं वो अपने वोटरों की उम्मीदों पर जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिशों के बीच कई बार हालात इतने बिगड़े कि स्थिति बेकाबू हो गई। इससे शासन प्रशासन की खामी उजागर होती है, चाहे वो किसी औद्योगिक प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो या फिर जरा सा विवाद। जब मामला भयंकर रूप लेता है तभी पूरा तंत्र हरकत में आता है। इससे कानून के रखवालों के मनमाने रवैये की कलई खुलती नजर आती है। 25 जून 2005 को प्रदर्शन कर रहे होंडा कर्मचारियों पर बर्बर लाठीचार्ज, सैकड़ों घायल। 31 अगस्त 2005 को सोनीपत जिले में गोहाना की बाल्मीक बस्ती के सैकड़ों घर लपटों के हवाले। ये खबरें सुर्खियां बनी और सरकार की खासी किरकिरी भी हुई। इसके अलावा हरियाणा के कई मुख्य शहरों में भी अपराध ने कानून को कमतर साबित करने की चुनौती दी है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले 2 साल में वारदातों का ग्राफ बढ़ा है। आईजी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज होते हैं और आईजी भगोड़ा हो रहा, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? तो सिर्फ चोरी और डकैती सीखती है। सैकड़ों पुलिसकर्मी बैठे थे, उनके सामने आग लग रही थी, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं रोका गया? और इल्जाम लगा दिया फिर सारी पंचायत पे। बलात्कार की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं, किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। एवरेज रिकॉर्ड देख लिया, हर लाइन में अपराध बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो यही होता है और क्या, सरेआम कत्ल होने लग रहे हैं। सिर्फ गुड़गांव में ही साल का पहला महीना 3 मर्डर, एक सामूहिक बलात्कार, फिरौती, वाहन चोरी और घरों में चोरियों के कई मामलों से भरा पड़ा है। अपराध मुक्त व्यापार के माहौल की तलाश में बाहरी राज्यों से गुड़गांव और हरियाणा आए लोगों को इन घटनाओं ने असुरक्षा से भर दिया है। अगर मैं गोहाना कांड की बात करूं या होंडा कांड की बात करूं, कांड तो कोई नहीं, तो गोहाना के लिए घटनाएं हुई हैं, घटना घटी जाती है। कांड या तो आपको कांड की परिभाषा का नहीं पता, कांड किसको कहते हैं, कांड में समझ। जो घटना थी गोहाना की, वो उसमें काफी सवाल जवाब हुए कि
जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पर काबू नहीं। आप शायद गोहाना गए नहीं कभी, वहाँ के लोग कभी मतलब दोनों वर्गों के लोग खुश हैं। अगर और होंडा इशू को अगर आपने होंडा इशू को ले उस पर क्या तर्क है आपका? होंडा पे जो आप ऐसा कहीं भी नहीं देखा होगा आपने, जो 3 दिन में ये माफ़ करेंगे आप, ख़ास तौर पे मैं जिस दिन ये हुई घटना घटी गुड़गांव में, होंडा तो फैक्ट्री दूर है, ये घटना घटी थी। कौन कौन शक्तियाँ इसके पीछे थी, ये अभी जो जुडिशियल कमीशन बैठा है मैं उसकी ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहूँगा। गुड़गांव में महज 1600 पुलिस कर्मचारी हैं और पेट्रोलिंग तथा मौकाए वारदात पर पहुंचने के लिए सिर्फ 18 मोटरसाइकिल और 1 दर्जन से भी कम जिप्सी हैं। हालांकि हरियाणा के जो क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए 44 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है। सतलज यमुना लिंक यानी SYL का मुद्दा, लेकिन ये महज एक मुद्दा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की दुखती रग है, जिसे दशकों से पंजाब और हरियाणा के नेता हर बार कुरेद कर हरा कर देते हैं। लेकिन इस समस्या के निपटारे के लिए किसी ने कोई ठोस पहल अब तक नहीं की है। शायद इसलिए क्योंकि ये मुद्दा चुनावी स्टंट के रूप में पानी के बहाव की तरह वोट दिलाने का काम करता है। लेकिन पानी जैसी मूलभूत जरूरत के नाम पे राजनीति आखिर कब तक? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी के साथ ही लोगों की आंखों में एक सपना जवा होने लगा कि शायद इस बार हुड्डा की सरपरस्ती में SYL नहर के जरिए वो पानी पा सकेंगे। किसानों में इस बात की भी खुशी थी कि चौटाला सरकार के राज में 6 साल से गोहाना के जो 8 रजवाए सूखे थे वो फिर से लबालब हो सकेंगे। लेकिन ये सपना आंखों में ही दम तोड़ गया। केंद्र, पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से होता हुआ ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट ने निर्देश भी दिए और इसी के तहत समझौते की मेज पर कई बार लगा कि हल निकल आएगा, लेकिन नहर अब तक सूखी है। पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की और संविधान के तहत पानी जैसे मुद्दे पर कोर्ट के हाथ भी बंधे जान पड़ते हैं। अब जबकि केंद्र, पंजाब और हरियाणा तीनों जगह कांग्रेस का ही हाथ है, इसके बावजूद हरियाणा तक पानी आने की कवायद राजनीतिक मंच से घोषणा तक ही सीमित रह गई। सतलुज यमुना लिंक नहर में पानी आने की सूखी उम्मीदें आज भी तर नहीं हो सकी हैं। अगर कांग्रेस की नियत समस्या का हल करने की होती तो SYL की समस्या पैदा ही नहीं होती, और जिसका उद्घाटन स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने कस्सी लगा करके जिस नहर का किया हो, और उनकी आज तीनों जगह कांग्रेस की सरकार हो, और आज नहीं बीच बीच में समय समय पर रही हो, उन्होंने इसका मसला हल नहीं किया तो उनकी नीयत नहीं है। अगर उनकी नीयत होती तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, 1 मिनट में हल होने वाली बात। सतलज यमुना लिंक का मामला कहाँ अटका पड़ा हुआ है? कहीं नहीं, हरियाणा के इतने फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्योंकि इतना जो विलम्ब हुआ उसके लिए अब लोगों को पता लग गया, उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी श्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी रहे विलम्ब के लिए, क्योंकि ये इसका निर्माण श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था कपूरी में खुद कस्सी से लगाकर, और जो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कोई 3 साल पहले के करीब, उसमें उसका आधार जो है इंदिरा गांधी अवार्ड और राजीव लोंगवाल समझौते को आधार माना था, और इसका विरोध उस समय भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में थी, और आज की इनेलो, उस समय और कुछ नाम होगा, हर साल नाम बदलते रहते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पिता, स्वर्गीय पिता चौधरी देवीलाल उस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने विरोध किया था। और अगर वो विरोध ना होता तो आज तक कभी का हो जाता, और SYL का निर्माण जितना भी हुआ वो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसले के मुताबिक अब क्या पानी मिलना शुरू हो जाएगा हरियाणा को? नहीं, SYL के निर्माण का सेंट्रल प्रोजेक्ट है 700 करोड़ का, वो तो इरादी ट्रिब्यूनल है पोर्शनमेंट का, वो उसने अपना इंटरिम जजमेंट फैसला अवार्ड दे रखा है। सतलज यमुना लिंक नहर का नासूर राज्य में स्वच्छ प्रशासन की हकीकत को परिभाषित करना, यहाँ के किसान समय पर मुआवजा दिलाने, राज्य में निवेश, व्यापार और रोजगार के अवसर मुहैया कराने के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वादे कितनी जल्दी मूर्त रूप ले पाते हैं, जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपको आपका नेता का आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें लिख भेजें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।